अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। अदालत ने माफी का मौका दिया, इमरान खान ने इजहार अफसोस में गवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में 7 रोज की मोहलत दी तो सियासी हलकों में यह बहस तूल पकड़ गई कि खुद पसंदी और मकबूलियत के सहर में जकड़े इमरान खान अपनी अना के खौल से बाहर निकलकर एक खातून एडिशनल सेशन जज को हजारों लोगों के इज्तिमा में धमकियां देने पर माजरत कैसे करेंगे, या सिर्फ नदामत और अफसोस के कुछ रिवायती जुमले बोलकर मामला गोल करेंगे। इमरान खान इन सब की उम्मीदों पर पूरा उतरे जो उन्हें जिद्दी खान समझते हैं। उनमें लचक तो आई है, लेकिन उन्होंने अपने अमल पर माफी की बजाय नदामत पर ही इक्तफा किया है। 19 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में इमरान खान ने जज ज़ेबा चौधरी से मुताल्लिक कहे गए अल्फाज पर अफसोस का इजहार कहा है कि मेरे अल्फाज गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले, मेरा जज साहिबा के जज्बात मजरूह करने का मकसद नहीं था। इमरान खान ने अपने जवाब में कहा है कि अदालत को यकीन दहानी कराता हूं कि आइंदा ऐसे मामलात में इंतहाई एहतियात से काम लूंगा। ना तो कभी ऐसा बयान दिया, ना मुस्तकबिल में दूंगा जो किसी अदालत के ज़ेर इल्तवा मुकदमे पर असरअंदाज हो। उन्होंने अपने जवाब में मजीद लिखा कि मैं अदलिया मुखालिफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने का सोच भी नहीं सकता। अदालत से इस्तदा है कि मेरी वजाहत को मंजूर किया जाए। अदालतें हमेशा माफ़ी और तहम्मुल के इस्लामी उसूलों को तस्लीम करती हैं। अफ़्व दरगुज़र और माफ़ी के वो इस्लामी उसूल इस केस पर भी लागू होंगे। उन्होंने कहा कि अदालत ने मुझे ज़मीनी जवाब जमा कराने का एक मौका दिया जिस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। अदालत ने मौका दिया और दोबारा देने की मोहलत दी गई तो समझा गया कि इमरान खान अदालतों से गैर मशरूत माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने की बजाय अपने बयान की वजाहत की है। अब देखना यह है कि अदालत इमरान खान की वजाहत को कबूल करती है या फिर साबिका तौहीन अदालत के केसेस को मद्देनजर रखते हुए जो अदालती नज़ायर हैं पहले से दिए गए फैसलों पर अमल पैरा होकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जाता है। इमरान खान ने कल के जलसे में भी तौहीन अदालत के हवाले से जमा कराए गए जवाब से मिलता जुलता ही जो है वजाहती बयान दिया था। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो पेशावर जलसा था उसमें भी जज ज़ेबा चौधरी साहबा को मुखातिब किया था। वो किन अल्फाज में जज साहबा को मुखातिब कर रहे थे, ज़रा वो भी आपके सामने रखता हूँ। आप सबके सामने आज ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी अदलिया की इज्जत करता हूँ, लोअर कोर्ट्स की इज्जत करता हूँ जो आम इंसानों की खिदमत करते हैं। और मुश्किल हालात में एक मजिस्ट्रेट ज़ेबा के खिलाफ ऐसे लगा कि मैंने कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल की, अगर ज्यादा ऐसे लगा सख्त स्टेटमेंट है, ये मेरा मकसद नहीं था। फिर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं कि मेरा मकसद नहीं था, लगा कि सख्त स्टेटमेंट है। वो मैजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी कह रहे हैं, एडिशनल सेशन जज और मैजिस्ट्रेट, तो यकीनन ये कॉनोटेशंस भी इमरान खान को समझनी चाहिए। लोअर कोर्ट से मुताल्लिक वो कहते हैं मैं लोअर कोर्ट्स का बड़ा एहतराम करता हूँ कि निचले तबके को, गरीब आदमी को वहाँ से इंसाफ मिलता है, लेकिन इसके बावजूद वो पहले एक स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद फिर उसकी क्लैरिफिकेशंस में वक्त गुजार देते हैं। अब जो स्टेटमेंट उन्होंने खासतौर पर इस रिप्लाई में सबमिट कराया है अदालत के सामने, कल बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इसको सुनेगा। अब इसमें इमरान खान साहब का ये रिप्लाई एडमिसिबल होता है, इसे मान लिया जाता है, अदालत समझती है कि ये मुतमईन करने के लिए काफ़ी है, तो यकीनन अदालत का इख्तियार है, अदालत का सवाब है। लेकिन इसके ऊपर यकीनन बहस तो हो रही है कि अगर इमरान खान के इस केस के अंदर कोई खास प्रेसिडेंट सेट किया जाता है तो क्या उसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होगा? क्या दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी के केसेस के ऊपर भी उसका कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा? ये एक बहस ज़रूर जोर पकड़ती जा रही है। इससे पेशतर के आगे बढ़े एक और अहम मामला है जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ के जलसे के अंदर बात की है। वो पहले भी इंपॉर्टेंट अब के ऊपर बात करते रहे हैं, अहम तैनाती के ऊपर जलसों में पब्लिकली बात करते रहे, लेकिन इदारे की जानिब से सख्त रिएक्शन आने और अवामी रद्दअमल के बाद भी अपने बयानिए से पीछे नहीं हटे। और उन्होंने कल जलसे में एक बार फिर आर्मी चीफ की तैनाती को ज़ेरे बहस लाए। उन्होंने एक बार फिर मेरिट पर तैनातियों की बात की है और ये वजाहत की है कि अगर उन्होंने मेरिट पर तैनाती की बात की है तो क्या बुरी बात की। मैंने ये कहा कि फौज का जो आर्मी चीफ होता है उसको मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। जितने इदारे मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा। अगर कोई तनकीद करते भी हैं अपनी फौज के लिए, उसकी बेहतरी के लिए करते हैं, तामीरी तनकीद करते हैं। इमरान खान की मेरिट के हवाले से तकरीर पर आज वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान से सवाल किया कि बताएं किसकी तैनाती पर मेरिट पर नहीं हुई है। मौजूदा आर्मी चीफ को उनकी हुकूमत ने तैनात किया तो खुद इमरान हुकूमत ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की। साथ ही ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया कि मेरिट की बात करते हैं तो इमरान खान ये भी बताएं कि उस्मान बुज़दार, महमूद खान और बाकियों की तैनाती किस मेरिट की बुनियाद पर की गई। लोग कतराते हैं इनकी बयानात के ऊपर जो है कमेंट करते। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो इनकी पार्टी के मुंतखब हैं, उन्होंने भी अपने आप को डिसएसोसिएट किया जो इमरान खान साहब ने कहा। बताएं इमरान खान साहब कि कब मेरिट के ऊपर पाकिस्तान आर्मी में अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई। हमारी जो लास्ट अपॉइंटमेंट है मौजूदा आर्मी चीफ की, उसको इन्होंने इंडोर्स किया हुआ है।
अब इन दोनों इश्यूज पर बात करेंगे। इस वक्त मुमताज माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने कल तौहीन अदालत का केस एक बार फिर सुनना है। इमरान खान साहब को रिप्लाई फाइल करने के लिए 7 रोज़ की मोहलत दी गई थी। ये जवाब जो इमरान खान साहब ने जमा कराया है, इसमें इजहार अफसोस किया है। ये इजहार अफसोस खान साहब का जज साहिबा से मुताल्लिक दिए गए स्टेटमेंट पर क्या अदालत को मुतमईन करने के लिए काफ़ी है? यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता। अदालत के इतने स्वाबदीदी इख्तियारात हैं इस मामले में कि आप देखें, इमरान ये नवाज शरीफ और उसके हवारियों ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया था और बड़ा खौफनाक हमला था कि उनको जजों को सीटें छोड़ के भागना पड़ा और कुर्सियां गिराते हुए वो निकले। तो उस पर कोई नवाज शरीफ को कोई सजा वजा तो हुई नहीं, ना उसने जाके कोई माफी मांगी ना कुछ, और सुप्रीम कोर्ट ने उनका कुछ नहीं किया। तो ये इसमें नहीं, लेकिन एतजाज साहब इस केस में तो अदालत ने खुद नोटिस लिया हुआ है और फिर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में। अब इमरान खान साहब ने जो रिप्लाई दिया, क्योंकि कंटेम्प्ट के केसेस में जब लास्ट टाइम 7 रोज़ की मोहलत दी तो आप हमारे साथ शो में थे और फिर अनकंडीशनल अपॉलॉजी की बात हुई कि गैर मशरूत अगर माफ़ी मांग दी जाए तो अदालत जो है माफ़ भी कर देती है, और इन केसेस में कंटेम्प्ट के केसेस में वो ऐसा होता है। लेकिन जो रिप्लाई इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया है उसके अंदर कहीं अनकंडीशनल माफ़ी का जिक्र नहीं है। अगर मगर की बात ज़रूर हो रही है कि अगर खातून जज की दिल आज़ारी हुई तो इस पर अफसोस है, अगर ऐसा हुआ तो इजहार अफसोस ज़रूर है। यानी ये जो कॉनोटेशन है और जिस तरह की ये टोन है इस मैसेज की, आपको लगता है ये एडमिसिबल है? मैं एक चीज़ आपको कहता रहता हूँ, बहुत का है, और ये मीडिया इसको समझता नहीं। जो ऑब्जर्वेशन एक दिन जजेस ने दी होती हैं, कभी उन पर रिलाई ना करें। अगले दफ़ा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फैसला उस तरह हो जाए, वो उसी तरह ही वो पाबंद है उन ऑब्जर्वेशन के, बिल्कुल पाबंद नहीं है जजेस। और ये जो है इसमें एक फर्क था और वो मैंने पॉइंट आउट किया है कि ये जरा प्रोटेक्टिव एटीट्यूड होगा अदालतों जजेस का, कि प्रोटेक्शन एक मातहत अदलिया की जज साहबा को देनी ये अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, और उसमें वो ज़रा पैमाना ज़्यादा सख्त रख सकते हैं। पर इसमें आप कोई कुछ नहीं कह सकते। जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल हथकड़ी लग जाएगी और सजा हो जाएगी, वो उम्मीदों पे न चले। ये मैं आपको एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ, जिसको मैं लाडला कहता हूँ, वो उसने हमला कराया, फिजिकल हमला ऑन द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस एंड 4 अदर जजेस, और कुछ नहीं किया उसको। तो इसका मतलब ये समझा जाए एतजाज साहब के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिसकी फॉलोइंग होती है, जो पॉपुलर होता है, उसके अगेंस्ट डिसीजन करना या उसके अगेंस्ट एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो लोअर लीडरशिप है, तलाल चौधरी हो गया, दानियाल अजीज हो गए, निहाल हाशमी हो गए, इनके अगेंस्ट एक्शन लेना ज़्यादा आसान होता है। इसको इन मानों में भी देखा जा सकता है? नहीं, इसको इस मानों में भी देखा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नवाज की तरफ बड़ी नरमी है जजेस की, और पीपल्स पार्टी के तो कायद को फांसी लगा देते, दूसरों को सजाएं होती हैं, कोड़े होते हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स में भी सजाएं होती हैं और सिविलियन कोर्ट में भी सजाएं होती हैं, और यूसुफ रजा को कंटेम्प्ट में फारिग कर दिया जाता है, लेकिन इनको नहीं सजा होती, इनको सजा नहीं होती। ये जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमला करके पूरा, और एक बार है नहीं, आप देखें कि 1993 में असेंबली डिसॉल्व होती है नवाज शरीफ की, 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देती। ये वाकया है, ये वाकया मैं को बना के बात नहीं कर रहा। लेकिन एजाज साहब, आज मुस्लिम लीग नून ही कह रही है कि इमरान खान साहब लाडले हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त 7 रोज़ की मोहलत दी गई तो वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर दोहरे मयार इंसाफ के ऊपर भी बात की।
इन प्रोसीडिंग्स के दौरान मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, ऑनरेबल जस्टिस हैं, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर अभी आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लेते तो ये केस फौरी तौर पर ख़त्म भी हो सकता था, हमें आपको दोबारा ज़हमत ना देनी पड़ती। सर ये बताइए ना कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी ही अगर हल है तो वो गैर मशरूत माफ़ी मांगने में क्या अमर माने हैं? नहीं, गैर मशरूत माफी मांगने जो मांगी है ना उन्होंने तलाल आजमी ने और दानियाल ने, और उनको सजा हुई है। मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल डिस्कशनरी है, इसमें कोई आप लेकिन नवाज शरीफ के बारे में वो उसकी असेंबली डिसमिस होती है, रिस्टोर हो जाती है उन्हीं ग्राउंड पे। असेंबली बीबी शहीद की अगले साल डिसमिस होती है, वो रिस्टोर नहीं होती उन्हीं ग्राउंड। सर ये गलतियां तो हुई हैं माजी में, यकीनन जुडिशरी की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई हैं, बट क्या आज ये प्रेसिडेंट सेट किया जा सकता है? आज उन गलतियों को दोहराने का वक्त है, या आपको लगता है कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए जो भी फैसला हो? नहीं, अक्रॉस द बोर्ड ही होना चाहिए, बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड का जब होता है तो फिर अब किसके साथ अक्रॉस द बोर्ड आप मिलाएंगे? नवाज शरीफ के साथ कि तलाल चौधरी के साथ? नहीं, आप यूसुफ रजा गिलानी के साथ भी मिला सकते हैं कि टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट कंटेम्प्ट की सजा होती है और उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। हाँ, मैं वकील था उसका, वो उसको सजा संगीन सजा दे दी। और खान साहब तो पिटिशनर थे फिर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। वो खान साहब पिटिशनर थे, बिल्कुल पिटिशनर था इमरान खान। ये मैंने आपको बताया, और मैंने ये कहना शुरू किया था कि ये लाडले एमक्यूएम के लिए कराची के लाडले, और ये जो नवाज शरीफ है ये जुडिशरी के बड़े लाडले रहे। इन्होंने बड़े तरीके से मुस्लिम लीग नवाज ने काम किया है। 5 जजेस को रिटायरमेंट के बाद सेनेट में लेके गए हैं। उनका क्या काम है सेनेट में और पॉलिटिक्स में? नहीं तो एतजाज साहब, आज मुल्क और किसी लाडले का मुतहम्मिल हो सकता है, मतलब एज फार एज दिस पर्टिकुलर केस इज कंसर्न? नहीं होना चाहिए, नहीं होना ही नहीं चाहिए। कभी कोई लाडला होना ही नहीं चाहिए, ना जज लाडला हो, ना कोई फौजी लाडला हो, ना कोई सियासतदान लाडला हो, ना कोई वकील लाडला हो, कोई लाडला नहीं होना चाहिए। अच्छा एतजाज साहब, अभी इस केस में तो इमरान खान साहब ने कहा कि गैर दानिस्ता तौर पर, गैर इरादी तौर पर ये जुमले मुंह से निकले, ये स्लिप ऑफ टंग है। अब ये जो मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ या मेरिट पर आर्मी चीफ, इस तरह की कॉनोटेशंस पब्लिकली इस्तेमाल की जा रही हैं, आपको लगता है कि ये भी गैर दानिस्ता तौर पर, गैर इरादी तौर पर है, या कोई दानिस्ता अटैक है? भाई आपको एक चीज मैं बताऊं, आर्मी चीफ कौन आ रहा है ये तो आपके वजीर दफा ने कल और परसों बता ही दिया। उसने बता दिया कि कौन आर्मी चीफ आ रहा है अगर नवाज शरीफ की हुकूमत होती, और उम्मीद उसकी होगी और उसका राइट बनेगा टू अपॉइंट, और उन्होंने बता दिया है। आपको इत्तला नहीं हुई? आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि कंसल्टेशन शुरू होगी 1-2 हफ्ते पहले। ये तो चंद रोज पहले होती है, इससे पहले स्पेकुलेशंस में ना जाए। नहीं, उन्होंने साफ इंडिकेट कर दिया। देखो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने एक टेलीविजन प्रोग्राम में परसों को 20 मरतबा कहा है या 10-15 मरतबा कि 5 या 6 नाम आएंगे GHQ से प्राइम मिनिस्टर को जी, और प्राइम मिनिस्टर उनमें से किसी को सिलेक्ट कर ले जी। 5 या 6 नाम आएंगे, 5 या 6 नाम आएंगे, बार बार उन्होंने कहा जी। अब मैं आपको अर्ज करूं कि 5 नाम नहीं आते, 3 नाम जाते हैं। तो पहले 3 नामों को तुम्हें तो उनकी पसंदीदा शख्सियत नहीं है ऑब्वियसली। चौथा नाम है जो जनरल उनको अगेन नापसंदीदा है। तो 5वां और 6ठे में से एक आर्मी चीफ बन रहा है, ये आपको क्लियरली इंडिकेशन। बट एतजाज साहब अगेन इट्स अ स्पेकुलेशन ना सर। देखिए अभी तक कुछ हतमी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, ये अजम्पशंस ही हैं, लेकिन ये कहना कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट मेरिट पर नहीं होती, क्या माजी में ऐसा हुआ है कि कभी मेरिट की धज्जियां, ये जो सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक नौयत का इदारा है, इसमें ऐसा हो? मेरा ख्याल है जियाउल हक का था, मेरा ख्याल है याया खान का था, तो जिस नाम मैं लेता हूँ।
जिसने किया उनको क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखना पड़े सर फिर? बहुत बुरे, सारे मुल्क को बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े। याहिया खान के जो मुल्क टूटा उसकी हुकूमत के दौरान, हुक्मरानी के दौरान मुल्क 2 लाख हो गया और वो तो मस्त रहता था। तो ये बात न करें कि कभी हुआ ही नहीं। ये याहिया खान और जियाउल हक 2 तो मैं नाम लेता हूँ। तो एजाज साहब देखिए ना, इन्होंने फिर वो म्यूजिक फेस किया है, इसके बावजूद हमारी ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इसके बावजूद अगर कोई आज ये सोचे कि पॉलिटिक्स ऑफ अपॉइंटमेंट में फंसा रहे, ये ऐसे लगता है जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही इस वक्त अपॉइंटमेंट है मुल्क का। ये इज इट जस्टिफाइड कि आपने माजी से नहीं सीखा है फिर? नहीं, ये तो वैसे मियां नवाज शरीफ को सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुशर्रफ को इसी तरह लगाया था, ये सोच के कि ये ताबेदार रहेगा। उन्होंने उसको ये जनरल बाजवा को इसी तरह लगाया था, उन्होंने लगाया था। और फिर एक्सटेंशन तो इमरान खान ने की। एक्सटेंशन नवाज शरीफ ने भी की। नवाज शरीफ की वोट के बगैर नहीं था एक्सटेंशन होनी। नवाज शरीफ के सारे एमएनए ने वोट दिया। हुक्म हुआ उनको कि जाके नाश्ता करो पहले सुबह पार्लियामेंट हाउस में और फिर जाके वोट दो। ये बातें जो सच बातें तो हकायक है, उनसे तो हम रूगर्दानी नहीं कर सकते ना, सिर्फ इसलिए कि हमारे लिए बिल्कुल मुकद्दस इदारा है फौज। और फौज आजकल तो जिस तरह एक तरफ दूसरों को बचा रही है, दूसरा तरफ पहाड़ियों पे दहशत गर्दों की गोलियां खा रही है, फौज के बगैर तो मुल्क चल ही नहीं सकता। पर ये कहना कि हर फैसला उनका बस एक ही तरह से हुआ है और इस पे ISPR के आ जाना नहीं, लेकिन आ जाए। लेकिन एतजाज साहब देखिए, ये तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रीमियर ऑफ द कंट्री का इस्तेहकाक है ना, जो शहबाज शरीफ साहब हैं। हाँ। ये कहना कि वो नहीं कर सकते या आसिफ अली जरदारी साहब नहीं कर सकते, इज इट जस्टिफाइड देन? फिर क्या ये मुल्क को बहरान की तरफ धकेलने की या मुतनाज़े बनाने की कोशिश नहीं? नहीं, ये बात दुरुस्त है, ये इस्तेहकाक उन्हीं का है और भुगतना भी उन्हीं नहीं है इस इस्तेहकाक को इस्तेमाल करके। और पहले भी भुगता है उन्होंने, पर वो भी नहीं आते। पर ये रिमाइंडर होना, ये मुकद्दस, किसी को भी समझना कि ये मुकद्दस तरीन किस्म की एक इदारा है या अकाउंटेबिलिटी से अबव है, ये बात मुझे आती नहीं है। ठीक, लेकिन ऑब्वियसली ये पॉलिटिकल मैटर तो रहा है, सियासतदान डिस्कस करते रहे, लेकिन सियासी इज्तिमात के अंदर इसको पब्लिक डोमेन में ले आना, सर क्विकली बता दीजिएगा, ये भी जस्टिफाइड है? पब्लिक डोमेन में तो वो भी ला रहा है आपका वजीर दिफा। मैं तो ये आपको कह रहा हूँ, उसने तो कह दिया कि 5 या 6 नाम पे जो है वो आ रहे हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करेंगे। सर अगेन इट्स अ स्पेकुलेशन, आई रेकन सर। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सवाल हुआ, ओके, कि ये चंद दिन पहले ये कंसल्टेशन शुरू होगी और उसके बाद अभी ये कंसल्टेशन स्टार्ट नहीं हुई। बट बहुत शुक्रिया एतजाज साहब आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर चौधरी एतजाज हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच एक इंपॉर्टेंट केस की हियरिंग करने जा रहा है जो कंटेम्प्ट का है। इमरान खान साहब को सजा होती है या कोई रिलीफ का रास्ता निकलता है, ये तो अब कल ही पता चलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ये पॉपुलिज्म क्या है और पॉपुलिस्ट लीडर क्या होता है, इस पर बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान अपने बयानात और तर्ज सियासत से खुद को पॉपुलर लीडर साबित करते हैं और उनके हामियों की नज़र में बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद मुल्क की सियासी तारीख में इमरान खान वो वाहिद सियासतदान है जिन्हें अवामी पजीराई हासिल है और उनकी मकबूलियत का ग्राफ इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। इमरान खान का तर्ज सियासत और नजरियात इस सियासी फलसफे की अक्कासी करते हैं कि जिसे सियासी फिलोसोफर्स पॉपुलिज्म कहते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पॉपुलिज्म क्या और पॉपुलिस्ट रहनुमा किन खुसूसियात के हामिल होते हैं। पॉपुलिज्म दरअसल वो सियासी फलसफा है कि जो करप्ट अशराफिया के खिलाफ अवामी ताकत और जिद्दोजहद की हमायत करता है, करप्ट अशराफिया के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने की बात करते हैं। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ गैर मुनासिब और आमियाना जुबान इस्तेमाल की जाती है ताकि अवाम के साथ
ज्यादा बेहतर अंदाज में राब्ता कायम किया जा सके। पॉपुलिस्ट ऐलान बगावत को जवाब फराम करने के लिए या तो बहरानों का इस्तेमाल करता है या फिर खुद बहरान पैदा करने की कोशिश करता है। और एक पॉपुलिस्ट रहनुमा इक्तदार में आकर जमहूरी चेक एंड बैलेंस के नाम पर अदालतों और मीडिया के किरदार को महदूद करता है और यह साबित करता है कि अदालतें और मीडिया करप्ट अशराफिया का हिस्सा है ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। खुद मगरबी दुनिया इस वक्त फेक पॉपुलिज्म का शिकार है, जहां चंद सियासी लीडर्स अवाम से दादो तहसील और हिमायत समेटने के लिए खुद को पॉपुलर लीडर कहते हैं और अपने तमाम सियासी मुखालिफिन को करप्ट साबित करके खुद को वाहिद निजात दहिंदा करार देते हैं। दर्जनों मगरबी पॉपुलिस्ट लीडर्स के अलावा हालिया तारीख में एक नाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का है, जो खुद को मसाइल का वाहिद हल के तौर पर पेश करता है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सियासत मैं और सिर्फ मैं के गिर्द घूमती है। अगर पॉपुलिज्म और पॉपुलिस्ट लीडर की खुसूसियात का मवाजना इमरान खान की शख्सियत के साथ किया जाए तो मालूम होता है कि वो हर तरह से पॉपुलिस्ट की तमाम तारीफों पर पूरा उतरता है। इमरान खान के माजी और हाल के बयानात ये साबित करते हैं कि वो अपने तमाम सियासी मुखालिफिन को करप्ट समझते हैं और उनकी नजर में वो वाहिद मुल्की सियासी लीडर है जो करप्ट नहीं है। लंदन में महंगी तरीन जगह लंदन की, उस शहर की सबसे महंगी तरीन जगह मेफेयर में, मैं इनसे पूछता हूँ तुमने किधर से ये पैसा आया? मियाँ साहब के दोनों बेटे बाहर भागे हुए हैं, अरबों रुपए के घरों में रहते हैं ये। अब आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी हम सब जानते हैं। अब ये सुने, इसने $60 मिलियन जो होता है 13 अरब रुपया, इसने स्विट्जरलैंड में रखा हुआ था। अवाम से दाद समेटने के लिए अवामी इज्तिमात में अपने सियासी मुखालिफिन को गैर मुनासिब अल्फाज और अलकाबात से नवाजना भी नहीं भूलता। शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूँ, वो जो पॉलिश नहीं होती। आसिफ जरदारी इस मुल्क की बहुत बड़ी बीमारी। हमजा कुकड़ी सुन लो, तुमने सारी जिंदगी 2 नंबरी करके पैसा बनाया। इमरान खान इस वक्त सिस्टम और इदारों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किए हुए हैं और इस इकदाम को जायज करार देने के लिए वो न सिर्फ बहरानों का सहारा ले रहे हैं बल्कि बहरान पैदा भी कर रहे हैं। इमरान खान अदलिया और मीडिया को भी करप्ट अशराफिया का हिस्सा करार देकर न सिर्फ उनका तशख़्ख़ुस मुजरू करते हैं बल्कि अपने दौरे इक़्तिदार में उन्होंने मीडिया की ज़बान बंदी के लिए पीका ऑर्डिनेंस जैसे ड्रैकोनियन लॉज भी मुतारिफ कराए। आज़ादी सहाफ़त के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और लोगों के मुंह बंद किए जा रहे हैं। आप सबको ये बता दूं कि ये 2016 में बना था, इस पर सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। इमरान खान पॉपुलिज्म की बीमारी का शिकार हो चुके हैं, मकबूलियत के ज़ोम में मुब्तला है, वो अपनी ज़ात के खौल में कैद हो चुके हैं। वो हर वक्त सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। उन्हें लगता है कि जो वो कह रहे हैं वही दुरुस्त है और इससे इख्तलाफ करने वाला गलत है। वो खुद पसंदी के ऐसे फरेब में गिरफ्तार हो चुके हैं कि इख्तलाफ करने वाले अपने हर मुखालिफ से लड़ने पर तैयार हैं। मैं मगरिब को सबसे बेहतर जानता हूँ, मेरे से ज़्यादा इस्लाम और रूहानियत को कोई नहीं जानता। मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं समझता हूँ पूरी कौम समझे। मैं और बस मैं। जब आपके बयानिए की बुनियाद ही अपनी ज़ात हो तो दूसरों का नुक्ता नज़र, अवामी मसाइल पर मुज़ाकरात करना तो दरकिनार, ऐसी समझ बूझ भी खत्म हो जाती है कि किन मौज़ूआत को अवामी इज्तिमात में मौज़ूए बहस बनाने और किन मुल्क की सलामती से मुताल्लिक मामलात को ज़ेर बहस लाने से इज्तनाब करना है। चेयरमैन PTI में मुतलकुल अनानियत और खुद फरेबी जाल में जकड़े जाने के अनासिर बदरजा तो मौजूद हैं जो उन्हें एक ऐसा शख्स बनाते हैं जो अपने आप को पसंद करता है, जो अपने आप ही को अच्छा समझता है और अपने ज़िम्मे लिए हुए हर काम को अंजाम देने के लिए काबिल समझता है। वो किसी बात से मुताल्लिक अपनी सोच, अपनी पसंद नापसंद या फिर अपने फ़ायदे और नुकसानात की बुनियाद पर तरतीब देता है। वो आम तौर पर अपनी राय हक़ाइक़ या अकल की बजाय जज्बात, दकियानूसी तसव्वुरात, घिसे पिटे फ़िक्रों और अवामी तौर पर मकबूल तसव्वुरात की बुनियाद पर बनाते हैं और ऐसे शख्स के सहर में मुब्तला लोग इसे सच समझते हैं, हालांकि हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। क्योंकि सिर्फ 4 साल में साबित हुआ कि तमाम मकबूल पसंद नारों के गुब्बारे से हवा निकल गई, मईशत तबाह हो गई, गवर्नेंस बहरान का शिकार हुई, लाकानूनियत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी बढ़ती गई और पाकिस्तान पूरी दुनिया में तन्हा रह गया। आज इमरान खान के नज़दीक आइन वही है जो इमरान खान कहता है, कानून वही है जो इमरान खान बनाता है, इंसाफ का मतलब महज तहरीक इंसाफ है और मेरिट वही है जो इमरान खान के नज़दीक मेरिट है। अगर पॉपुलैरिटी ही पैमाना होती तो शेख मुजीबुर रहमान 167 में से 165 वोट हासिल करने के बावजूद शिकस्त का सामना ना करते। अगर पॉपुलैरिटी ही कामयाबी की जमानत होती तो पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बावजूद तख्ता-ए-दार पर ना झूलते। पॉपुलैरिटी से सियासत तो चमक सकती है मगर रियासत नहीं। पॉपुलैरिटी के लिए इदारों को टारगेट करके तालियां तो बजवाई जा सकती हैं मगर मुल्क में खलफिशार और इंतशार की कीमत पर। शायद यही वजह है कि आज इमरान खान के हामी भी इमरान खान के बयानिए के साथ को तैयार नहीं। अगर इमरान खान वाकई रियासत के वफादार हैं और मुल्क को खुददार, खुशहाल और खुद मुख्तार देखना चाहते हैं
तो उन्हें पॉपुलिज्म के खुमार से बाहर निकलकर मुल्की मफाद में मुल्की इदारों से तसादुम की बजाय इदारों के साथ खड़े होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इत्तफाक और इत्तेहाद से आगे बढ़ना होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और अहम मामले को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिस वक्त हुकूमत गिराए जाने और गैर मुल्की साजिश का मंजन बेचने और मैं ना मानू का बयानिया बनाने में मसरूफ थे, तब मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी हुकूमत असम्बली से अहम कवानीन में तरमीम कराने में मसरूफ थी। इमरान खान जलसे जुलूसों में ये बयानिया बना रहे थे कि इस हुकूमत का इक़्तिदार में आने का वाहिद मकसद ही अपने केसेस को ख़त्म कराना है, लेकिन हुकूमत शायद ये सोच चुकी थी कि जो मर्जी कर लें, इमरान खान सिर्फ तनकीद करते हैं और वो हुकूमत के हर अच्छे कामों में से कीड़े ही निकालेंगे, इसलिए अपने हक में तमाम कवानीन जिस कदर जल्द हो सके मंजूर करा लिए जाएं। और शहबाज हुकूमत ने वो तमाम कवानीन मंजूर भी कराए, बल्कि अब उनसे रिलीफ भी हासिल होना शुरू हो गया है, क्योंकि तरामीम के बाद नैब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स केस मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया है और इसे वापस नैब के सुपुर्द कर दिया है। एहतसाब अदालत ने करार दिया है कि रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। एहतसाब अदालत ने नैब ऑर्डिनेंस 2022 के तहत फैसला सुनाया और करार दिया है कि 50 करोड़ से कम का करप्शन केस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं है। इस तरह नैब तरामीम का पहला फ़ायदा खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज उठा चुके हैं। इस केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने रमज़ान शुगर मिल्स केस में कम तनख्वाहों वाले मुलाजमीन के अकाउंट्स में 7,404 मिलियन रुपए मुंतकिल किए। दूसरी तरफ सेनेटर सलीम मांडवी वाला और एजाज हारून भी एहतसाब अदालत से इसी तरामीम की वजह से बड़ा रिलीफ लेने में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि अदालत ने जाली अकाउंट्स का जो किडनी हिल्स रेफरेंस है नैब को वापस भेज दिया है। दोनों केसेस में करप्शन की रकम 50 करोड़ से कम थी। नई नैब तरामीम जिनसे वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज समेत इत्तेहादी फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके मुताबिक नैब 50 करोड़ कम के करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। इन तरामीम के जरिए एहतसाब अदालत की जजेस की तकर्री से मुतालिक सदर का इख्तियार भी वापस ले लिया गया है। नैब तरमीम के तहत मुल्ज़िमान के खिलाफ तहकीकात के लिए दीगर किसी सरकारी एजेंसी से मदद नहीं ली जा सकेगी। इस बिल के तहत मुल्ज़िम का ट्रायल सिर्फ उसी कोर्ट में होगा जिसकी हुदूद में जुर्म का इर्तकाब किया गया हो। नैब तहकीकात मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस दायर करेगा। प्ली बार्गेन के तहत रकम वापसी में नाकामी की सूरत में प्ली बार्गेन का मुआहदा खत्म हो जाएगा। नैब तरमीमी बिल के मुताबिक रेफरेंस दायर करने से कबल चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से ऐसी कार्रवाई मनसूख कर देगा जो बिला जवाज हो। रेफरेंस दायर होने के बाद अगर चेयरमैन नैब को लगे कि रेफरेंस बिला जवाज है तो मुतल्लिका अदालत से इसे मनसूख या वापस लेने का कह सकते हैं। बिल के तहत नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम के तहत लेन देन और रियासती मिल्कियत के इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर नहीं होगा। सदर वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर करेगा और बिल में वफाकी हुकूमत को नैब अदालतों के क़याम का इख्तियार दे दिया गया है। नैब जराइम के ट्रायल के हवाले से वफाकी हुकूमत जितनी चाहे अदालतें कायम कर सकती है और ऐसे में यह है कि क्या अखलाकी तौर पर दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म अपने से मुताल्लिक केसेस में तरामीम कराएं और उनका इतलाक भी तमाम पुराने केसेस पर हो। नैब तरामीम अब जब दोनों ऐवानों से मंजूर होने के बाद लागू हो चुकी है, ऐसे में नैब के दायरे इख्तियार में आने वाले 90% केसेस अपनी मौत आप मर चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इन तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। वो जलसे जुलूसों में भी बार बार हैं कि इस हुकूमत का वाहिद मकसद नैब केसेस खत्म कराना है और अपनी करप्शन को छुपाना है। पास किए हैं ये नैब की अमेंडमेंट्स, इनको बेशर्मी की वजह से जेल में डालना चाहिए कि इतने कोई बेशर्म नहीं हो सकता कि इस तरह की अमेंडमेंट्स करें। और जो हम सुप्रीम कोर्ट में गए और इंशाल्लाह हमारी जो अदालतें हैं इसके ऊपर पूरा नोटिस लेंगी। मुल्क का 1100 अरब रुपया चोरी का जो आना था वापस, वो अब ये सारों के ये फिर खा जाएंगे जिस तरह NRO 1 में खाया था। अब जो इन्होंने अमेंडमेंट पास किए, ये नहीं कि सिर्फ ये बच जाएंगे, अब जो भी ताकतवर लोग पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, जो पैसे चोरी करेंगे, ये सब अब बच जाएंगे इससे। इमरान खान जलसे जुलूसों में अवाम के सामने अपनी पावर पॉलिटिक्स का इजहार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ असम्बलियों से खुद साख्ता इस्तीफा देकर वो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं, जिसका एहसास जल्द या बदेर उन्हें होगा। अब इमरान खान इन्हीं नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किए हुए हैं। देखना यह कि सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम के हक में फैसला देती है या इन तरामीम को सिरे से ही कलदम करार दे दिया जाता है। दूसरी जानिब मरियम नवाज भी अदालतों से रिलीफ की मुतलाशी दिखाई देती हैं और अब उन्होंने अपने पासपोर्ट की वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। ये दरख्वास्त पहले भी मरियम नवाज साहिबा की तरफ से जमा कराई गई थी, लेकिन उनकी पासपोर्ट वापसी के लिए कोई रास्ता हमवार नहीं हुआ था। अब जो दरख्वास्त सबमिट कराई गई है, इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है
कि गुज़श्ता 4 साल से उनका पासपोर्ट अदालती तहवील में है, जबकि नैब चौधरी शुगर मिल्स का चालान अदालत में पेश नहीं कर सका। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि अदालत ने मेरिट पर जमानत मंजूर की है। लंबे अरसे के लिए किसी शख्स को उसके बुनियादी हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। मरियम नवाज की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और उनकी समाअत नैब केसेस की समाअत करने वाले बेंच में अब ये जाएगी। मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत करने वाला 2 रुकनी बेंच जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस असजद जावेद घुराल पर मुश्तमिल होगा। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से लगता है कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। मरियम नवाज साहिबा इससे पहले जब अप्लाई कर चुकी थी पासपोर्ट के लिए, पासपोर्ट नहीं मिला था तो उन्होंने इसके ऊपर किसी शिकवे का इजहार नहीं किया था, ना ही कोई तेवरी चढ़ाई थी। लेकिन अब एक बार फिर लगता यूँ है कि एक रास्ता मिल रहा है, एक रिलीफ मिल रहा है और अदालत के रास्ते अब ये जो पासपोर्ट अदालत के पास है वो पासपोर्ट भी वापस आ जाएगा। इमरान खान सड़कों पर अपने बयानिए बनाने में मसरूफ़ है और हुकूमत असम्बलियों से अपने हक़ में कवानीन पास कराने में तवज्जो मरकूज़ रखे हुए है। सवाल ये कि क्या हुकूमत को ऐसे कवानीन बनाने चाहिए जो सिर्फ उन्हें और उमरा को फ़ायदा दे? क्या हुकूमत में आने के बाद अपने हक़ में कवानीन मंजूर कराने की बजाय अवाम की फ़लाह बहबूद हुकूमत की तरजीहात नहीं होनी चाहिए थी? या सवाल ये भी है कि अखलाकियात का दर्स देने वालों की खुद की अखलाकी अक़दार क्या है? सवालात तो बहुत सारे हैं। प्रोग्राम में अभी ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मुल्क की मईशत इस वक्त कर्जों के बोझ तले है, लेकिन अरकान असम्बली ज़रूर, वो अरकान असम्बली की मौज कैसे लगी है इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क की मईशत तबाहाल है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, लेकिन हुक्मरानों को अपनी सियासत और सियासी साख बचाने, इत्तेहादियों को साथ रखने और अवाम को मकबूल नारों के जरिए साथ जोड़े रखने की कोशिशों से फुर्सत नहीं। शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से पाकिस्तान की पहले से कमज़ोर मईशत को मजीद नुकसान पहुंचा है। हज़ारों घर बह गए हैं, सैकड़ों की तादाद में कीमती जानवर और खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, कारोबार उजड़े हैं, लाखों मुतासिरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। मुल्क में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत है, महंगाई 47 बरस के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। ऐसे में हुकूमत की तवज्जो अवामी रिलीफ और सैलाब ज़दगान की दाद रसी की जानिब होनी चाहिए, लेकिन इसके बरक्स हुकूमत इत्तेहादियों को साथ जोड़े रखने और उनकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हर हुक्म बजा ला रही है। अब खबर यह है कि हुकूमत ने सैलाब की तमाम तर तबाहकारियों को नज़रअंदाज करते हुए इत्तेहादियों को खुश करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए 78 अरब रुपए के 4 दर्जन नए मंसूबे शुरू कर लिए गए हैं और इन तरक्याती स्कीमों के लिए 23 बिलियन रुपए के फंड्स भी मख्तस किए गए हैं। इन स्कीमों और फंड्स के लिए वजारत मनसूबाबंदी ने पहले तो इनकार किया था, लेकिन दबाव के बायस हुकूमत ने अब जल्दबाजी में इन स्कीमों की मंजूरी दे दी है। इन स्कीमों की मंजूरी ऐसे वक्त में दी जा रही है जब मुल्क की मईशत को सैलाब की वजह से 11 से 12 बिलियन डॉलर्स के नुकसान का अंदेशा है। और ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने गुज़श्ता माह इन तरक्याती स्कीमों के लिए कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के अरकान की अक्सरियत की मंजूरी हासिल की। और ज़राए ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म, जो कि चेयरमैन कौमी इक़्तिसादी काउंसिल भी हैं, उन्होंने 12 अगस्त 2022 की काबीना डिवीजन की समरी के पैरा नंबर 6 में मौजूद तजवीज़ को मंजूर किया, लेकिन किसी भी मीटिंग में इन मंसूबों पर बहस कराने की जरूरत महसूस नहीं की। सरकारी दस्तावेजात से जाहिर होता है कि काबीना डिवीजन में वजारत मनसूबाबंदी ने 77.7 बिलियन रुपए की लागत की 47 नई NEC शामिल करने की मंजूरी के लिए समरी भेज दी है। अब ये सवाल तो उठता है कि क्या ये जस्टिफाइड है? ऐसे में क्या अप्रोप्रिएशन बजट की यहाँ होनी चाहिए या उन इलाकों में सबसे पहले प्रायोरिटी की बेसिस पे होनी चाहिए जो मुतासर है? प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।